रजनीश चंद्र मोहन जैन, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, उनका जन्म 1931 में भारत में हुआ था। बचपन से ही ओशो का दिमाग सवाल पूछने वाला था। उन्होंने सामाजिक मानदंडों और धार्मिक हठरिलीजनता को चुनौती दी। वे बहुत ज्यादा पढ़ते थे, खुद को दर्शन और धर्म में डुबो देते थे। उनके जिज्ञासु स्वभाव ने उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक खोज पर ले जाया। ओशो का प्रारंभिक जीवन ज्ञान की गहरी प्यास से भरा था। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें पारंपरिक ज्ञान से एक बढ़ता हुआ अलगाव महसूस हुआ। पारंपरिक शिक्षा एग्जिस्टेंशियल कनेक्शनी सत्य के लिए उनकी तड़प को शांत करने में विफल रही। अर्थ की उनकी खोज उन्हें किताबों से परे ले गई, जिससे वे विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और गुरुओं का पता लगाने लगे। ट्रूई की ओशो की अथक खोज ने उन्हें 21 साल की उम्र में एक गहन आध्यात्मिक जागृति का एक्सपीरियंस कराया। इस ट्रांसफॉर्मेशनकारी एक्सपीरियंस ने उनके जीवन और एजुकेशनों के पाठ्यक्रम को आकार दिया। इसने दुनिया भर के साधकों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रकाश की किरण के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। ओशो का आत्मज्ञान का एक्सपीरियंस एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने इसे ब्रह्मांड के साथ विलय के रूप में वर्णित किया। इस जागृति ने दुनिया के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने की उनकी इच्छा को हवा दी। उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। उनके क्रांतिकारी विचारों से आकर्षित होकर उनके अनुयायी बनने लगे। उन्होंने धर्म की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती दी। ओशो ने जीवन को पूरी तरह से जीने, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को अपनाने पर जोर दिया। उनकी एजुकेशनल कठोर सिद्धांतों से मोहभंग लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। ओशो ने स्पिरिचुअलता के लिए अधिक खुले और उत्सवपूर्ण दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने अंधविश्वास के बजाय पूछताछ, क्रिटिसिज्मात्मक सोच और फिगरगत एक्सपीरियंस को प्रोत्साहित किया। उनके करिश्मे और अपरंपरागत तरीकों ने प्रशंसकों और क्रिटिक्सों दोनों को आकर्षित किया। ओशो की एजुकेशनों ने अक्सर विवादों को जन्म दिया। उन्होंने संगठित धर्म की आलोचना करते हुए इसे पाखंडी बताया। उन्होंने कामुकता के प्रति अधिक अनुमेय दृष्टिकोण की वकालत करते हुए पारंपरिक नैतिकता पर सवाल उठाया। उनके मुखर विचारों ने उन्हें आलोचना का पात्र बना दिया। विरोध के बावजूद ओशो का संदेश फैल गया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने और प्रामाणिक रूप से जीने का आग्रह किया। उनकी एजुकेशनों को फिगरगत लिबरेटिंग चाहने वालों के बीच एक ग्रहणशील दर्शक वर्ग मिला। ओशो का इन्फ्लुएंस उनके शब्दों से परे था। उन्होंने लोगों को उच्च चेतना की स्थिति का एक्सपीरियंस करने में मदद करने के लिए नवीन ध्यान तकनीकों का विकास किया। संगीत और गति को शामिल करते हुए इन प्रथाओं को मूवमेंटशील ध्यान के रूप में जाना जाने लगा। ओशो ध्यान को आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने इसे मन को शांत करने और अपने भीतर के एग्जिस्टेंशियल से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा। उन्होंने आधुनिक जीवन शैली के अनुकूल विभिन्न प्रकार की सक्रिय ध्यान तकनीकों का विकास किया। उनके तरीकों का उद्देश्य दबी हुई भावनाओं और तनावों को दूर करना था। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इस रेचक अभ्यास में अराजक गति के चरण शामिल हैं, जिसके बाद मौन है। ये प्रतिभागियों को भावनात्मक रुकावटों को दूर करने और आंतरिक शांति का एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। ओशो की एजुकेशनों ने रोजमर्रा की जिंदगी में क्लीन कॉन्शियंस के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को हर पल उपस्थित रहने, अपने कार्यों और विचारों के प्रति कॉन्शियसता लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह अभ्यास अधिक आनंद और फुलफिलिंगता की ओर ले जाता है। भाग 5। प्रेम एक ट्रांसफॉर्मेशनकारी शक्ति के रूप में। ओशो प्रेम को परिवर्तन के लिए एक पावरशाली शक्ति के रूप में देखते थे। उन्होंने सिखाया कि प्रेम रोमांटिक रिश्तों से परे है, जिसमें करुणा और समझ शामिल है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बिना शर्त अपने और दूसरों के लिए प्रेम पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि सच्चा प्यार पॉजेसिव वाला नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला होता है। उन्होंने लोगों से रिश्तों में आसक्ति और अपेक्षाओं को त्यागने का आग्रह किया। प्रेम पर ओशो की एजुकेशनों ने गहरे संबंध और फुलफिलिंगता का मार्ग प्रस्तुत किया। ओशो की एजुकेशनों ने सभी प्राणियों की अंतर कनेक्शनितता पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमारी साझा मानवता को आइडेंटिटीज ने से करुणा और समझ को बढ़ावा मिलता है। उनका मानना था कि यह समझ एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की कुंजी है। भाग 6। एक वैश्विक फिनोमिनन। 1970 के दशक में ओशो की एजुकेशनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत के पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जिसने दुनिया भर के साधकों को आकर्षित किया। उनके अनुयायी, जिन्हें सन्यासी कहा जाता है, ने एक विशिष्ट जीवन शैली अपनाई। उन्होंने मैरून रंग के वस्त्र पहने और नए नाम अपनाए।
जो उनकी पिछली पहचान से अलग होने का प्रतीक थे। ओशो की एजुकेशनें तेजी से फैली, खासकर पश्चिम में। उनकी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग व्यापक रूप से प्रसारित हुई। वे स्पिरिचुअलता और जीवन के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। पुणे में ओशो का आश्रम आध्यात्मिक साधकों के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके प्रवचनों को सुनने और आश्रम के ध्यान, चिकित्सा और सेलिब्रेशन के अनूठे मिश्रण का एक्सपीरियंस करने के लिए आते थे। भाग 7, विवाद और चुनौतियां। ओशो की अपरंपरागत एजुकेशनों और जीवन शैली ने विवादों को जन्म दिया। कामुकता के प्रति उनके खुले रवैये और संगठित धर्म की उनकी आलोचना ने रूढ़िवादी समूहों को नाराज कर दिया। उन पर पंथ लीडरशिप और वित्तीय अनियमितता के एलिगेशंस लगे। 1980 के दशक में ओशो के आश्रम को इंडियाई अधिकारियों के बढ़ते प्रेशर का सामना करना पड़ा। वह ओरेगॉन में एक नया कम्यून स्थापित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। हालांकि अमेरिका में उनकी प्रेजेंटी ने भी संघर्ष को जन्म दिया। ओरेगॉन में ओशो के कम्यून को कानूनी चुनौतियों और स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। टेंशन्स बढ़ गया, जिससे कानूनी लड़ाइयों और आपराधिक मूवमेंट विधियों के आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओशो की प्रेजेंटी अंततः अल्पकालिक साबित हुई। भाग 8, ओशो की विरासत, अपनी कंडीशंसों पर जिया गया लाइफस्टाइल। संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो भारत लौट आए, जहां उन्होंने 1990 में अपनी मृत्यु तक पढ़ाना जारी रखा। अपने आसपास के विवादों के बावजूद ओशो की एजुकेशनें दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजती रहीं। ओशो की विरासत जटिल और बहुआयामी बनी हुई है। उनके आलोचक उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि उनके अनुयायी उन्हें एक प्रबुद्ध गुरु मानते हैं। उनकी एजुकेशनें अक्सर उत्तेजक फिगरियों को गंभीर रूप से थिंकिंग में, अपने इंडिविजुअलिटी को अपनाने और अपनी कंडीशंसों पर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्पिरिचुअलता और फिगरगत विकास पर ओशो का इन्फ्लुएंस आज भी महसूस किया जाता है। उनकी पुस्तकें और रिकॉर्डिंग लोकप्रिय बनी हुई हैं, जो लोगों को ध्यान, आत्मखोज और अधिक जागरूक और पूर्ण जीवन की खोज के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी एजुकेशनें हमें प्रश्न करने, तलाशने और अपने एग्जिस्टेंशियल की फुलफिलिंगता को अपनाने की याद दिलाती हैं।